दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों का 8 तारीख को पेपर है और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिजिक्स के अंदर, भाई ये वीडियो उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। हम गारंटी ले रहे हैं इस एक वीडियो के अंदर से कम आपके 20 से 25 नंबर का पेपर फंसेगा। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जिनमें से 5-7 हमने कराए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाल देंगे। जो नहीं कराए हुए हैं वो इस वीडियो के अंदर ही आपको समझा देंगे। इस पूरी वीडियो को पूरी तरीके से चार्ट डालो, जो टॉपिक बताएं उन्हें याद कर डालो। आज तारीख कितनी है भाई? आज तारीख होगी 27 या 28 जब आप ये वीडियो देख रहे हो। अभी आपके पास लगभग 7 से 8 दिन हैं। अगर ये 11 क्वेश्चन आप 2-3 दिन में भी तैयार कर लेते हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 15 नंबर में, 7.5 नंबर में फंसेगा और 30-35 नंबर का आप करके आओगे। ऐसे ही कुछ और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे। 2-3-4 वीडियोस देख के जाओ, हम गारंटी ले रहे हैं कोई फेल नहीं कर पाएगा। भाई ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे भाई, कांस्टेंट्स हमने आपको पढ़ाया हुआ है। कांस्टेंट्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, आपको बता चुके हैं और बहुत डिटेल में हमने समझाया हुआ है। प्रतिबंध इसे हिंदी में कहते हैं। कांस्टेंट्स को बिल्कुल तैयार कर लो भाई। ये पेपर में 7.5 नंबर तक की औकात रखता है, यानी ये पेपर में 7.5 में आ सकता है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 पार्ट आएंगे, भैया ये भी करो ये भी करो, या फिर 15 नंबर वालों में 3 आ जाएंगे 5-5 नंबर में। तो कांस्टेंट्स मेरे भाई 5 नंबर में भी आ सकता है और बहुत शॉर्ट में पूछेगा तो 2 नंबर में भी इसके बारे में पूछ सकता है। यानी कांस्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, पहले देख लो, फिर मेरे भाई कमेंट करके हमें बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले कांस्टेंट्स को बिल्कुल तैयार कर लो। पहली वीडियो यहीं से देखना स्टार्ट करो और फिर हमें बताओ सर जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है? कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। सुनो मेरे भाई, कंजर्वेटिव का मतलब जहां पे चीजें कंजर्व रहें, आरक्षित रहें, यानी ऊर्जा अगर है तो ऊर्जा मेरे भाई रिजर्व रहे, आरक्षित रहे, खर्च ना हो। जैसे आपने देखा होगा, हम क्या कहते हैं मेरे भाई, डैम्पिंग की बात कर लेते हैं। डैम्पिंग क्या होता है मेरे भाई? लगातार एनर्जी कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही और एक टाइम आएगा एनर्जी खत्म हो गई, फ्लैट हो गए मेरे भाई। तो ये क्या आएगा? इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है। इसी तरीके से हम हैं मेरे भाई, खाना ना खा के दोपहर में आए थे, शाम होते होते एनर्जी ऐसी हो गई कि भैया आप घर पे जाएं, मम्मी ने कुछ बढ़िया सा बना के रखा होगा, जाके खा के आ जाएगी। क्या है? हम भी नॉन कंजर्वेटिव, एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पा रहे मेरे भाई। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब होता है असंरक्षी निकाय, जहां पे चीजें कंजर्व नहीं रहेंगी। तो हमने बहुत आसान तरीके से लिखा है, शॉर्ट से ऊपर की इसकी औकात नहीं है। 2 नंबर आपको पक्के करा देगा। वह सिस्टम जिसमें इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, जैसे इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? एक बार एनर्जी खत्म हो गई, ये वापस नहीं ला पाओगे। इरिवर्सिबल का मतलब होता है सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। तो वह सिस्टम जिसमें इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, जैसे डैम्पिंग हो गया। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? लगातार कम होते चले जाना। उसके बाद डिसिपेशन का मतलब होता है बिखर जाना, एनर्जी पूरे वातावरण में चली गई, बिखर गई, डिसिपेशन कह देते हैं। ईटीसी इन्वॉल्व होते हैं जब एनर्जी बिखर गई, वातावरण में चली गई, इसका मतलब कम हो गई, मतलब एनर्जी रिजर्व नहीं है, कंजर्व नहीं है, उसे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। यानी वो सिस्टम जिसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक बार चीज गई दोबारा वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? जैसे डैम्पिंग वगैरह है, डिसिपेशन वगैरह है, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। इस सिस्टम में एनर्जी विद इन द सिस्टम मेंटेन नहीं रहती है, यानी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सिस्टम के अंदर मेंटेन नहीं रह पाती है, बल्कि सिस्टम से बाहर डिसिपेट हो जाती है, यानी सिस्टम से बिखर जाती है, खत्म हो जाती है भाई, ठीक है। इसके लिए लाग्रांजियन इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखते हैं। कई बार नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लाग्रांजियन इक्वेशन को पूछ लेता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो हमने यहां पे लिख दिया है मेरे भाई। क्या होता है? d/dt बराबर, इसे लोग करली भी पढ़ते हैं, डेल भी पढ़ सकते हैं, डेल एल अपान डेल क्यू के। डैश का मतलब क्या? ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन है भाई, ठीक है। माइनस का डेल एल अपान डेल क्यू के बराबर क्यू जे। साफ साफ लिख दिया है। क्यू जे इसमें क्या होता है? जनरलाइज्ड फोर्स होता है, सामान्य फोर्स है भैया, ठीक है। क्यू के को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट मान लें, कोऑर्डिनेट मतलब तुम्हारी भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं, अरे यार दूरी मान लो, ठीक। दूरी अगर ये है तो इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो इस
तरीके की इक्वेशन बनाते हैं। एल क्या है? एल फॉर लाग्रेंजियन मेरे भाई, लाग्रेंजियन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन मेरे भाई होती है किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है, हम तो कहेंगे इस वीडियो से शुरुआत करो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। पीडीएफ का नाम क्या है? 5th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे चैनल है BDKT in BSc, 60,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, जाके जुड़ जाओ, सारी आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती रहेगी। बेहतरीन प्रीमियम कंटेंट देंगे। भले ही आज में टाइम लगा, 2-4 घंटे लगे रिसर्च करने में, लिखने में, लेकिन ये वीडियो जब जाएगी तो आप लोगों को बड़ा राहत मिलेगी। चलो यहां से शुरू करते हैं। जब आप ये 11 क्वेश्चन पढ़ोगे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप एक आध लॉन्ग देख लोगे, श्रोडिंगर इक्वेशन है, इस तरीके की चीजें जब आप देखो, अर्नफेस्ट थ्योरम है, जब ये सारी चीजें देखो, केपलर्स लॉ है, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट हम आपके लिए जल्दी ही ले आएंगे। उसके बाद भाई शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्मियंस क्या होते हैं और बोसॉन्स क्या होते हैं। बहुत ही आसान है भैया, बहुत आराम से आप समझिए। पहले तो नाम क्या है? फर्मियंस, फर्मी के नाम पे पढ़ा है हमने, लिखा इनका नेम ई फर्मी के नाम पर पढ़ा। ई फर्मी एक मेरे भाई साइंटिस्ट हैं। इस प्रकार के पार्टिकल्स हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं तथा 2 आइडेंटिकल फर्मियंस कभी भी सेम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने पाउली का नियम पढ़ा था। पाउली का नियम क्या कहता था भाई? कि अगर हम किसी मेरे भाई प्रॉपर एटम की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए मेरे भाई, जैसे मान लिया ये एक एटम है, इस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम नहीं हो सकते। जैसे हम कहते हैं 1s2, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते, सेम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। NLM का मान सेम हो भी जाता था तो S का मान अलग होता था। सेम कंडीशन है मेरे भाई कि इसका नाम ई फर्मी के नाम पे पड़ा। इस प्रकार के पार्टिकल्स में हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। हाफ इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया? 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, इस तरीके की स्पिन इसके अंदर मेरे भाई होगी। तथा 2 आइडेंटिकल फर्मियंस, अगर हम 2 पहचान वाले फर्मियंस को उठाएं तो कभी भी मेरे भाई वो सेम स्टेट में नहीं हो सकते। कुछ एग्जांपल लिख दिए, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एंड 13C का मतलब कार्बन का जब अणु भार कितना, परमाणु भार कितना होगा? 13 होगा एटॉमिक वेट मेरे भाई, तब वो फर्मियंस के अंदर आता है। के लिए स्पिन कितनी होती है? 1/2 होती है। क्लोरीन के लिए मेरे भाई जब 35 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा तो स्पिन कितनी होती है? 3/2 होती है। तो ये फर्मियंस और बोसॉन्स अगर शॉर्ट में पूछा जाता है 2-3 नंबर में, तो आप आराम से लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बोसॉन्स का नाम किसके नाम पे पड़ा? इसकी देखो स्पिन कैसी होती है, ध्यान से, एक के साथ में एक फ्री वाला मामला है। ये किसके नाम पे? फर्मी के नाम पे। ये SN बोस के नाम पे पड़ा है भाई, ठीक है। इस प्रकार के पार्टिकल्स हाफ इंटीग्रल होते हैं। इस प्रकार के पार्टिकल्स इंटीग्रल स्पिन रखते हैं। इंटीग्रल का मतलब कंप्लीट, 1 2 3 4 गुणांक वाली, पूर्णज वाली मेरे भाई, ठीक है। तथा 2 आइडेंटिकल फर्मियंस कभी भी सेम स्टेट में नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे एनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल बोसॉन्स सेम स्टेट में हो सकते हैं। 2 ही नहीं, 2 से ज्यादा भी सेम स्टेट में हो सकते हैं। जैसे 12C, कार्बन का नंबर अगर परमाणु भार हम लोग 12 लेते हैं मेरे भाई, ये सब फाइनल ईयर में इतना तो पता ही होगा। कार्बन का परमाणु अगर 12 के लिए लेते हैं तो भैया आइसोटोप इसका, तो इसके लिए न्यूक्लियर स्पिन कितनी होती है? 0 होती है। 0 1 2 3 4 इस तरीके की स्पिन इसमें मिलेंगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्मियंस लिख सकते हो, बोसॉन्स लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये काम में आएगा भाई, ठीक। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है पार्टीशन फंक्शन। बहुत ही आसान है, इसे भी समझो। इसका प्रॉपर आपको प्रूवमेंट दिखाते हैं, पेपर में आ सकता है। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? देखो भैया, बिल्कुल आसान तरीके से हमने लिखा है। यह है टेम्परेचर T, टेम्परेचर को आप जानते हो T, और माइक्रो स्टेट एनर्जीज। देखो 2 शब्द यहां पे इस्तेमाल होंगे, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट। मैक्रो का मतलब होता है दूर दूर से मोटा मोटा समझ लेना किसी चीज के बारे में। माइक्रो का मतलब उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना, एक एक पार्टिकल के बारे में। तो जो माइक्रो स्टेट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी E1 E2 E3 का फंक्शन होता है। इसकी हेल्प से हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, बेसिक जानकारियां इसके बारे में हम निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन किसका फंक्शन है भाई? तो ये टेम्परेचर पे काम करता है और एनर्जी पे काम करता है, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। फ्रॉम मैक्सवेल, इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है भाई, जो हमने आपको पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ाया था, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में कई बार आया। यहां पर भी हम डेरिवेशन करा चुके हैं, देख लेना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, अपग्रेड कर देंगे। फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग में आता है। मैक्सवेल के लिए क्या होता है? Ni = Gi,
बटे में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई होता है। ये भैया एप्सिलॉन के सफिक्स में आई है छोटा सा, इसे गुणे में मत समझ लेना भैया, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये दोनों ई की पावर में चल रहा है, पहली बात है। जब इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, जी आई आएगा, ई की पावर अल्फा ऊपर जाके ई की पावर माइनस अल्फा हो जाएगा, ई की पावर बीटा अल्फा आई ऊपर जाके ई की पावर माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई हो जाएगा भाई, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन आई क्या है, एनर्जीज ऑफ माइक्रोस्टेट, जो छोटी छोटी माइक्रोस्टेट की हम बात कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है मेरे भाई, तो उनकी एनर्जी है एप्सिलॉन आई, ठीक। अब ध्यान से समझो आई क्या है मेरे भाई, यहां पर आई वो स्टेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, 2 की बात कर रहे हो, 4 की बात कर रहे हो, कितने की बात कर रहे हो, वो आई है। तो अगर हम टोटल नंबर निकालें तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, कैपिटल एन से लिख रहे हैं, एन फॉर नंबर होता है, सिग्मा का मतलब सभी को पता है जोड़ होता है, तो एन आई हम निकाल ले, वो स्टेट्स हैं, उसे डीजेनरेसी स्टेट्स बोल लो, वो स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। तो सिग्मा का मतलब टोटल स्टेट्स जो हैं उनका हमने जोड़ लिख लिया भाई, ठीक है। सिग्मा ऐसे ही रहेगा, एन आई का मान अभी ऊपर लिखा जी आई, ई की पावर माइनस का अल्फा, ई की पावर माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई, भैया आई छोटा सा चल रहा है, याद रखिएगा, ध्यान से समझो। अभी बताया अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो ई की पावर माइनस का अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट्स को हमने कैपिटल ए से लिख लिया, तो कैपिटल ए बाहर लिख दिया, एफ सिग्मा आ गया, जी आई आ गया, ई की पावर माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई आ गया भाई, ठीक है। ए को हमने नीचे भेज दिया तो एन अपान ए हो गया, और एन अपान ए को हम लोग मान लेंगे एक कांस्टेंट जेड। इस जेड को अगर हम लोग जी आई का मान 1 मान लें कि भैया ठीक है, जो जनरेसी वाली स्टेट्स हैं भैया वो कितनी, अगर 1 है तो डी जनरेसी वाली जो स्टेट्स हैं वो कितनी है, 1 है, तो 1 अगर हम लोग मान लें तो इसका मान 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो जेड बराबर आ जाएगा कितना, जेड का मान आ जाएगा सिग्मा ई की पावर माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। तो ये मेरे भाई निकल के आ गया हम जो फंक्शंस को निकालना चाह रहे थे। कौन सा फंक्शन है मेरे भाई, पार्टीशन फंक्शन है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच गए हैं, 4 नंबर पे पहुंच गए हैं। पार्टीशन फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर काम में आ सकता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है बर्ट्रैंड्स थ्योरम भैया, ठीक है। बर्ट्रैंड्स थ्योरम भी बहुत आसान है भाई, ठीक है। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 7.5 नंबर तक की इनकी औकात है, इतने में आ सकती हैं। सुनो, इसके अकॉर्डिंग बाउंड ऑर्बिट यानी बंधे हुए जो ऑर्बिट्स हैं, अगर उनके साथ में बात करें तो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल के बीच केवल 2 प्रकार के सेंट्रल फोर्स स्केलर पोटेंशियल होते हैं। बहुत मोटी मोटी भाषा में समझे तो 2 तरीके से हम फोर्स को भैया एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन से फोर्स थे, पहले छोटे क्लास में चलते हैं मेरे भाई। हम लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, F बराबर G m1m2 बटे में r स्क्वायर होता है, हमने पढ़ रखा है। हमने मेरे भाई साथ में कूलाम का नियम पढ़ रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ रखा है, ठीक है। बी का मान निकालते हैं तो उसमें म्यू 0/4 पाई डेल्टा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, वहां से भी आर की वैल्यू निकालते थे तो एफ का मान बटे में आर ही आता था भैया, ठीक है। तो एफ देखो, एफ के बटे में क्या चल रहा, आर स्क्वायर, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, चाहे वो कूलाम का नियम हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण नियम हो, ये सब फॉलो करते हैं इसे। दूसरा हमने एक फोर्स पढ़ रखा है भाई, जब हम लोग स्प्रिंग को पढ़ा करते थे भैया, मान लिया स्प्रिंग को पढ़ते थे या सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते थे, यहां से ले गए, लेके छोड़ दिया, हम ले जा रहे हैं इधर और ये पिंड आना चाह रहा है इधर, तो वो जो बल उसे वापस लाने की कोशिश करता था उसे रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कहते थे, और फार्मूला होता था F बराबर माइनस का kx। तो 2 तरीके से हम लोग फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल की टर्म में भैया। देखो यहां पे पहला हमने लिखा पोटेंशियल इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स के लिए। अगर इनवर्स स्क्वायर वाला जो फोर्स की कंडीशन है तब पोटेंशियल निकालें, तो भैया हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा है, F बराबर माइनस का ग्रेड B होता है मेरे भाई। पोटेंशियल के टर्म में F फोर्स है, V क्या है मेरे भाई, V क्या है, पोटेंशियल है सर जी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, हमने लिखा कि पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स के लिए। क्या होगा भाई, पोटेंशियल होगा B बराबर माइनस का C/R, जबकि हम F का मान लिए बैठे हैं, F बराबर क्या होता है, माइनस का वही ग्रेड B कह लो या B/dr कह लो, और जब हम इसका मान रखेंगे तो माइनस का C/r स्क्वायर आएगा। ये कहां से हम कंडीशन उठा ला भाई, थोड़ा सा समझा देते हैं। जब हम उसे इधर लाते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इधर लाते हैं तो पोटेंशियल बराबर होता है माइनस का इंटीग्रेशन F/dr होता है, ठीक है। और F का मान कितना है, F का मान समानुपाती है 1/r स्क्वायर के। समानुपाती हटा के हम कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो माइनस का C कांस्टेंट ले लेते हैं, माइनस का C/r स्क्वायर यहां पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो B का मान आ जाएगा माइनस के C/r, ठीक है। इस तरीके से हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ का इस्तेमाल किया है।
आराम से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, फाइनल ईयर में हो, इतना इंटीग्रेशन कर सकते हो, हम इतना दिमाग आपको फालतू में अपना समय खराब नहीं करेंगे आपका भाई, ठीक है। अरे भैया हमने क्या कहा, दो तरीके से फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया है, एक कांस्टेंट माइनस का C/R² लगाया है, इसे आप उठा के यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन करो, V की वैल्यू इतनी निकल आएगी। तो ये पहली कंडीशन है जब हमने इनवर्स स्क्वायर की बात करी है। दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसके उदाहरण है, यानी चाहे गुरुत्वाकर्षण की बात कर लो और चाहे मेरे भाई कूलाम के नियम टाइप वाले की बात कर लो। पोटेंशियल रेडिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वही हमने आपको बताया, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ले गए छोड़ दिया, स्प्रिंग को दबाया छोड़ दिया, सारी चीजें अपने आप काम करती है ना भाई। तो इस तरीके से मेरे भाई पोटेंशियल कितना होता है, आइए बताते हैं आपको। तो इस तरीके से पोटेंशियल होता है Br बराबर हाफ CR²। ये कैसे निकालोगे, दो हम आपको बता चुके हैं कि भैया F बराबर क्या होता है, F का मान x के समानुपाती होता है, समानुपाती हटाते हैं, माइनस का kx लगाते हैं, यहाँ पे हम CR लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, चाहे x से लिख लो चाहे R से लिख लो। F का मान फिर उसी में रखेंगे मेरे भाई कंडीशन में, B बराबर इंटीग्रेशन के अंदर मान निकालेंगे, तो B का मान कितना आ जाएगा, हाफ CR² आ जाएगा। तो इस तरीके, इसमें कौन सा जो हुक का नियम होता है आपने पढ़ रखा है, प्रतिबल समानुपाती विकृति, ये सारी चीजें ये मेरे भाई इसमें फॉलो हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरम है जो कि छोटी सी है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, बर्टलेट्स थ्योरम जो है पेपर में आ जाती है सर जी। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो कौन सा है, जनरल कोऑर्डिनेट्स पढ़ा रखा है फ्रॉम प्लेलिस्ट, आपको जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रही पढ़ डालो, बहुत आसान तरीके से पढ़ाया हुआ है, फेज स्पेस प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, फ्रॉम प्लेलिस्ट से आपको पढ़ना। और ये सब वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते ही आते हैं, मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट की वीडियो हमने आज ही पब्लिक कर दी थी, तो इसे भी आप फ्रॉम प्लेलिस्ट से जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई, आप ये मान के चलो एक वीडियो देखने में एवरेज 10 मिनट लगेंगे, 11 क्वेश्चन है 110 मिनट, यानी 2 घंटे का काम है ये। अगर आप अभी से बैठते हो इस वीडियो के बाद कसम खा के कि भैया हटाओ, अब खाना तब खाएंगे जब ये पूरी ये जो 11 वीडियोस हैं ये देख डालेंगे। 11 भी कहां देखनी है, इनमें से 4-5 क्वेश्चन तो हम यहीं करवाए दे रहे हैं ना, तो 6-7 ही तो है, मुश्किल से लगेगा 1.5 घंटा। 2 घंटे के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी तक हमें कुछ नहीं आता था, इस वीडियो के खत्म होने के बाद 2 घंटे के अंदर हमें इतना आ गया कि अब हमें लगने लगा कि कुछ नहीं आता हो तो कम से कम ये लिखाएंगे, ये तो फीलिंग नहीं रहेगी यार खाली कॉपी छोड़ के आप पास होंगे या नहीं। ठीक है कोई बात नहीं भी पेपर फंसा तो कम से कम लिख के आए, इंपॉर्टेंट, पास हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, फ्रॉम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। केपलर्स के लॉ का डेरिवेशन तो भैया लॉन्ग में भी आता है, हम आपको जो बता रहे हैं उसे समझो, ये केवल शॉर्ट नहीं है, केपलर्स लॉ लॉन्ग में आ जाता है, इनका जो रिलेशन कंपैरिजन है लॉन्ग में आ जाता है। इसमें से 2-4 चीजें आपको 15-15 नंबर में मिल जाएंगी। केपलर्स लॉ का डेरिवेशन 15 नंबर में मिल जाएगा। सोचो अगर ये सही से पेपर फंस गया ना तो सिर्फ ये 11 क्वेश्चन आपकी किस्मत बदल सकते हैं भैया, 75 में 50 नंबर दिला सकते हैं। बाकी इसके ओवरऑल इंपॉर्टेंट भी बता देंगे। उसके अलावा मान लिया ये केपलर्स लॉ लॉन्ग में फंस गया, 15 नंबर में कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन फंस गई या अल्फ्रेड थ्योरम फंस गई, हो गया काम, बहुत आराम से नंबर ला सकते हो भैया। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आप पढ़ो, कंपेयर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एमबी, बोस आइंस्टीन बीई, फर्मी डायराक, इनके बीच का जो मेरे भाई कंपैरिजन है वो आपको पढ़ना है। कम से कम 5 पॉइंट मेरे भाई जरूर पढ़ लेना। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टीन और फर्मी डायराक, सबसे पहले ये कौन सी स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्लासिकल जो पुरानी वाली स्टैटिक्स है उसमें हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को। क्वांटम में इन दोनों को पढ़ते हैं, बोस आइंस्टीन को भी, फर्मी डायराक को भी। बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, हम तो हमेशा कहते हैं मॉडल पेपर उठाओ, जितना समझ में आए उतना पढ़ो, उतना भी लिखाओगे तब भी बहुत होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि कई लोग तो उतना भी नहीं लिख पाएंगे यार। पार्टिकल्स इसमें कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, पहचाना जा सकता है, एंड डिस्टिंग्विशेबल यानी उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। यहां पे पार्टिकल्स आइडेंटिकल तो हैं, पहचान सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो, पहचान सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो। इसमें मेरे भाई उदाहरण में देखें तो किसी गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाते हैं भैया। फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहें प्रकाश के, लाइट के छोटे छोटे बंडल को फोटॉन कहते हैं। ऐसे साउंड के लिए फोनॉन्स कह देते हैं। फोटॉन्स हैं, फोनॉन्स हैं, बोस आइंस्टीन में आते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चालक, जिसमें करंट का फ्लो हो रहा हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर, फर्मी डायराक में आ जाते हैं। स्पिन, इनकी स्पिन कोई भी हो सकती है, इनकी स्पिन कंप्लीट इंटीग्रल होगी यानी पूर्ण गुणांक होगी, 0 1 2 3 4। इसकी कैसी होगी, हाफ वाली होगी, 1/2 3/2 5/2, इस तरीके से इनकी मेरे भाई चलेगी, ठीक है। स्पिन, वेव फंक्शन डू नॉट ओवरलैप, इनमें जो वेव फंक्शन होंगे, तरंग फलन है, वो ओवरलैप नहीं करेंगे, इसमें ओवरलैप करेंगे और उसमें भी ओवरलैप करेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं भाई, सारे के सारे टॉपिक डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की वीडियोस इंक्लूडेड हैं।
लेकिन आपको सब पे दिमाग नहीं लगाना। अभी पहले 8 तारीख की तैयारी करनी है भाई। ये 11 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हैं तो कमेंट करके बताओ, नहीं तैयार है तो अभी कसम खाओ आज ही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। पता ही नहीं चलता यार कि कब। जैसे आज हम देखें तो ये पीडीएफ हमने लगभग रेडी कर ली थी 1-1:30 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद फिर एक लाइट वाला व्यक्ति आ गया, फिर उसके साथ चले गए, फिर बहुत सारे काम होते रहे। होते होते ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं कब मेरे भाई, जब लगभग 9 बजने वाला होगा, 8:06 हो गया है, और अभी मेन चैनल पर भी एक वीडियो बनानी है हमें। यानी ओवरऑल अगर आपने कहा कि चलो आधे घंटे बाद आके कर लेते, नहीं होगा भाई। तो खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते वीडियो देख रहे हो, तुरंत पढ़ने बैठ जाओ खाना खाने के बाद भाई, ठीक है। एक छोटी सी वॉक करो 5-7 मिनट की और पढ़ने बैठ जाओ। नहीं खाना खाया है तो भाई अभी वीडियो देख रहे हो ना, पहले पढ़ डालो, 11 क्वेश्चन को एक बार देख डालो, भले ही याद मत करना, लिखना नहीं। जब 11 वीडियोस देख लोगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल सुबह बैठ के एक बार फिर देख डालना, सारे के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बाकी जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्हें देखो। हम गारंटी ले रहे हैं भाई 75 में हो सकता है 75 का पेपर हो जाए। आखिरी में हम ये गागर में सागर भरने वाला कंटेंट देते हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज है भाई। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये पीडीएफ अभी हम आपको दिए दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc, जिस पे 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेक चैनल से बच के रहिएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।